हेलो फ्रेंड्स, मैं अकबर सर। आज हम लोग एक बार फिर इस टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है सिंटैक्स। सिंटैक्स में हम लोगों ने 1 से लेकर के 14 रूल तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे 15वां रूल सिंटैक्स, जिसे हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। रूल 15, both many, some और few ऐसे शब्द हैं जिनके साथ प्लूरल नाउन एवं प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि 4 अलग अलग शब्द हैं। यहाँ बोथ, जिसका हिंदी अर्थ होता है दोनों, मेनी का मतलब होता है बहुत या कई, सब मतलब कुछ, और फ्यू मतलब कुछ या थोड़ा। तो अगर कभी भी यह सेंटेंस के सब्जेक्ट हो जाए तो इनके साथ जो नाउन या प्रोनाउंस होंगे वह क्या होगा? आपका प्लूरल, और वर्ब भी क्या होगा? आपका प्लूरल होगा। यहाँ लिखा भी है कि बोथ, मेनी, सम और फ्यू ऐसे शब्द हैं जिनके साथ प्लूरल नाउन, जहाँ नाउन है वहाँ प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन एवं प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल को हम देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल है बोथ ऑफ देम ब्रैकेट रेडी टू गो। ऑप्शन इज है और नेक्स्ट ऑप्शन आर है। यहाँ लिखा हुआ है सॉरी बोथ ऑफ देम, जिसका अर्थ होता है वे दोनों। तो वे दोनों जो हैं वो जाने के लिए तैयार है। कितने लोग हैं? वे दोनों, मतलब 2 लोग हैं। तो हम पहले से भी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति और वस्तु अगर संख्या 1 से अधिक होती है तो उसे माना गया है प्लूरल। यहाँ पर 2 लोग हैं, इसलिए क्या करेंगे? हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। ये आपका कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार मेनी, सम और फ्यू पर भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। many of them bracket come back, ऑप्शन हैव और ऑप्शन हैज। नेक्स्ट हमारा तीसरा एग्जाम्पल होगा सम ब्रैकेट बीन अरेस्टेड, ऑप्शन हैज और ऑप्शन हैव। और नेक्स्ट है फ्यू पर्सन्स ब्रैकेट ऑनेस्ट, ऑप्शन इज और ऑप्शन आर। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेनी ऑफ देम का मतलब होता है उनमें से कई लोग।
क्या हुआ, कम बैक। कम बैक का मतलब होता है लौटना, या आप कह सकते हो वापस आना। तो उनमें से कई लोग ऐसे थे कि वो क्या हुआ, वापस चले आए। मतलब कई लोग, उनमें से कई लोग वापस आ गए, समझे। तो ये देम क्या है, आपका प्लूरल है। क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि बोथ, मेनी, सम, फ्यू के बाद कोई भी अगर नाउन आता है या प्रोनाउन आता है तो वो क्या होगा, हमारा हमेशा प्लूरल होगा। और उनके साथ अगर कोई वर्ब आता है तो वो भी क्या होगा, आपका प्लूरल होगा। तो यहाँ देख सकते हैं, ये है प्रोनाउन, ये है प्रोनाउन। यहाँ तो हिडन है, हालांकि सेंटेंस से पता चल जा रहा है यहाँ पर लोग की बात किया जा रहा है। यहाँ कोई वस्तु नहीं है बल्कि व्यक्ति का बोध हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अरेस्ट है ना। तो हम लोग किसको पकड़ते हैं, कोई फूल पत्ते को तो पकड़ेंगे नहीं, टेबल कुर्सी को, इंसान को पकड़ेंगे, समझे ना। तो यहाँ सम जो है अपने साथ जो पर्सन्स को हिडन कर दिया गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट इसके बाद जो नाउन है वो प्लूरल है। फ्यू पर्सन्स ब्रैकेट ऑनेस्ट, यहाँ जो पर्सन्स है ये क्या है, आपका नाउन है। और यहाँ जो है आपको दिखाया गया है प्रोनाउन। सम के बाद नाउन या प्रोनाउंस को हाइड कर दिया गया है। तो ये तो बात स्पष्ट हो गया ना। इसके बाद जो भी नाउन होगा या प्रोनाउन होगा वो प्लूरल में होंगे, और वर्ब भी क्या होगा, आपका प्लूरल ही होगा। तो सम के लिए क्या करेंगे हम लोग, हैव। यहाँ पर क्या होगा, हैव करेंगे। और पहले वाले में क्या करेंगे, मेनी के लिए भी हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट में आपका, सॉरी सेकेंड में ये वाला जो एग्जाम्पल से इसमें हैव होगा, इसमें भी आपका हैव होगा। और इसमें भी इसको देख करके हम लोग क्या मानेंगे, इज आर में आर मानेंगे, ठीक है, आर मानेंगे। ये जो आपका एग्जाम्पल्स चारों जो है कंप्लीट हो गया। क्लियर। आप कह सकते हो कि वे दोनों जो है जाने के लिए तैयार हैं। हमने आर भरा है, उनमें से कई ऐसे थे जो वापस चले आए या हाय भरे हैं। और कुछ लोगों को या कुछ को जो है अरेस्ट कर लिया गया है। हैव जो है शाम के लिए आया हुआ है, यह भी कंप्लीट हो गया। और लास्ट आपका है फ्यू पर्सन, यानी बहुत ही कम लोग, ना के बराबर। चूंकि फ्यू आपका नेगेटिव वर्ड है, हमने क्वेश्चन टैग में इसका जिक्र भी किया है। हालांकि फ्यू का मतलब होता है बहुत ही कम, इतना कम कि शायद वो नेगेटिव हो जाए। तो बहुत से कम ऐसे व्यक्ति हैं जो ईमानदार होते हैं। अगर 100 में देखिएगा तो 1 से 2 आपको ईमानदार दिखाई देंगे, वो भी दिखाई नहीं देंगे, ना के बराबर होता है। चलिए, ये आपका रूल जो है कंप्लीट हो गया। इसमें एक नोट है, हम लोग उसको देख लेते हैं, नोट क्या कहता है। जबकि नॉन एवं एनी दो ऐसे प्रोनाउंस हैं जिनका प्रयोग सिंगुलर या प्लूरल दोनों ही तरह से होता है। यानी नॉन एवं एनी के बाद आपको जो भी नाउन या प्रोनाउंस दिखाई देगा, सिंगुलर या प्लूरल, आपको उससे मतलब नहीं है। क्योंकि नॉन और एनी दो ऐसे प्रोनाउंस है जिनका प्रयोग सिंगुलर में भी हो सकता है और प्लूरल में भी हो सकता है। इनके साथ कोई भी वर्ब जो होगा आपका एग्री होगा। एग्जाम्पल को देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल है नॉन ऑफ देम ब्रैकेट कम बैक। ऑप्शन हैज है और नेक्स्ट ऑप्शन हैव है। सिमिलरली एनी ऑफ दोज कार्स
ब्रैकेट टू बी सोल्ड। ऑप्शन है इज और ऑप्शन है आर। जैसा कि हमने पहले ही जिक्र कर दिया है कि नॉन एनी एक ऐसे प्रोनाउन है जिनका प्रयोग सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। यह दोनों तरफ को वर्ब को कैच करता है। तो अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन और एनी रहेगा तो आपको इस नॉन या प्रोनाउंस जो भी दिया रहेगा आपको उससे मतलब नहीं है। आप इसको देखते ही आपको जो लगे आप इन दोनों में से किसी एक को चूज कर दीजिएगा, लेकिन आंसर एक ही दीजिएगा, दो नहीं। ये नहीं कि दोनों आ रहा है दोनों इसका वर्ब होगा तो आप एग्जाम्स में दोनों का प्रयोग करेंगे, ऐसा नहीं। आप यहाँ पर हैज लिखेंगे या हैव लिखेंगे आपका सही होगा। और नेक्स्ट वाले में यहाँ ऑप्शन इज और आर है तो आप या तो इज लिखिए या फिर आर लिखिए, दोनों में से कोई एक सहायक क्रिया लिखेंगे तो भी क्या होगा आपका सही हो गया। क्यों सही होगा? क्योंकि यहाँ पर नॉन है और यहाँ पर एनी है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। बट यहाँ पर हमने हैज और हैव दोनों को लिखा है केवल समझाने के लिए। इज और आर का प्रयोग हमने दोनों को किया है केवल समझाने के लिए, लेकिन जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो ध्यान रहे आप इन दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग कीजिएगा तो बेहतर होगा। चलिए, आपका रूल 15 जो है आपका कंप्लीट हुआ। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट 16 पर, तब तक के लिए इसको हम लोग इरेज करते हैं। रूल 16, रूल 16 को देखते हैं हम लोग। कुछ वाक्यों के सब्जेक्ट्स, कुछ वाक्यों के सब्जेक्ट्स इन शब्दों से जोड़े जाते हैं, इन शब्दों से जोड़े जाते हैं। कौन कौन शब्द हैं? एक है एज वेल एज, जिसका हिंदी अर्थ होता है साथ ही साथ। नेक्स्ट है along with, along with का मतलब होता है साथ। उसके बाद है together with, together with के साथ साथ। नेक्स्ट है विथ यानी साथ। उसके बाद है इन एडिशन टू, जिसका हिंदी अर्थ होता है के अतिरिक्त। उसके बाद है एंड नॉट, जिसका हिंदी अर्थ होता है और नहीं। नेक्स्ट है लाइक, जिसका हिंदी अर्थ होता है जैसे। उसके बाद अनलाइक, जिसका हिंदी अर्थ होता है भिन्न। नेक्स्ट इंक्लूडिंग है, जिसका हिंदी अर्थ होता है समेत। उसके बाद है एक्सक्लूडिंग, जिसका हिंदी अर्थ होता है के सिवा। उसके बाद है
बट जिसका हिंदी अर्थ हम लोग जानते हैं पहले से, लेकिन एक्सेप्ट का जो हिंदी अर्थ होता है कि सिवाय, और एक लेते हैं हम लोग बिसाइड्स, जिसका हिंदी अर्थ होता है अलावा, etc। ठीक है, ऐसे वाक्यों के वर्ब्स इन शब्दों, मतलब ये सब जो दिए गए हैं, इन शब्दों के पहले प्रयुक्त होने वाले वर्ड्स के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ वाक्यों के सब्जेक्ट इन शब्दों से जोड़े जाते हैं। यहाँ एक दिया गया है एज वेल एज, जिसका हिंदी होता है साथ ही साथ। उसी प्रकार एलॉन्ग विथ है, जिसका हिंदी है साथ। टुगेदर विथ है, के साथ साथ। विथ है मतलब साथ। इन एडिशन टू का मतलब होता है कि अतिरिक्त। एंड नॉट का मतलब होता है और नहीं। लाइक का मतलब होता है जैसे। अनलाइक का मतलब होता है भिन्न। इंक्लूडिंग का मतलब होता है समेत। और एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है के सिवा। नेक्स्ट है बट मतलब लेकिन। एक्सेप्ट का मतलब के सिवाय। बिसाइड्स का मतलब अलावा। लगभग 13 शब्द हैं यहाँ पर। हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 9 10 11 12 और 13 ऐसे शब्द हैं जिनके साथ सब्जेक्ट आपका जुड़ा रहेगा। जैसे हम मानते हैं एज वेल एज, तो एज वेल एज के पहले एक शब्द होगा और एज वेल एज के बाद भी एक शब्द होगा। समझे? अगर उस तरह के सेंटेंस के सब्जेक्ट अगर बन कर आते हैं तो जो हमारा वर्ब होगा, यहाँ लिखा भी है, ऐसे वाक्यों के वर्ब्स इन शब्दों के पहले मतलब एज वेल एज के पहले जो प्रयुक्त होगा, जो भी नाउन या प्रोनाउंस होगा, हम उसी के अनुसार मानेंगे सिंगुलर या फिर मानेंगे प्लूरल। यानी कि सिंगुलर या प्लूरल हम अपने मन से नहीं मान सकते हैं। समझे? इन शब्दों के पहले जो शब्द होगा, जो भी नाउन होगा, प्रोनाउंस होगा, उसको देख लेंगे और यदि वो सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर होगा, यदि वो प्लूरल होता है तो वर्ब प्लूरल होगा। एक एग्जाम्पल से हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। एग्जाम्पल है ही एज वेल एज, इसको हमने लिया, पहले वाले को ही ले लिया। ही एज वेल एज हिज चिल्ड्रेन ब्रैकेट ऑनेस्ट। ऑप्शन है इज और आर। आप देख सकते हैं कि एज वेल एज के पहले क्या है? ही है ना, तो ही को हम मानेंगे सब्जेक्ट। हालांकि वर्ब के पहले ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन जो हमारा जो मेन जो सब्जेक्ट होगा जिस पर हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं, समझे, जिसके सहारे सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं, वो आपका ही होगा। अकॉर्डिंग टू रूल क्या कहता है कि इन शब्दों के पहले जो प्रयुक्त होने वाले शब्द होंगे उसी का वैल्यू है। तो ही पहले है तो ही के लिए क्या मानेंगे? इज और आर। यहाँ पर इज है ना सिंगुलर, ही यहाँ पर सिंगुलर है, तो हम लोग क्या करेंगे? इज को मानेंगे। हम लोग चिल्ड्रन को देख करके आर नहीं मानेंगे। समझे? हाँ, यदि ऐसा होता कि इस चिल्ड्रन का प्रयोग जो यहाँ पर लिखा हुआ है चिल्ड्रन, अगर वो पहले होता और ही बाद में होता, एज वेल एज के बाद होता, तब यहाँ पर हम क्या मानते? आर मानते हैं, क्योंकि चिल्ड्रन पहले होता। फिलहाल क्या इस सेंटेंस में ही पहले है, तो
तो ही जो पहले मतलब ही को देख करके हम लोग मानेंगे सिंगुलर। एक लेते हैं प्लूरल से, दी स्टूडेंट्स as well as their teacher ब्रैकेट प्रेजेंट ईच और आर। यहाँ देख सकते हैं कि एज वेल एज के पहले दिया गया है दी स्टूडेंट्स, जबकि ये क्या है आपका प्लूरल क्या है, नाउन है। यानी इन सबके पहले नाउन या प्रोनाउंस कुछ भी आ सकते हैं। यहाँ पर प्रोनाउन दे दिया है, यहाँ पर नाउन्स आ गया है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको देखना है कि जो भी नाउन हो या प्रोनाउन हो किस नंबर में है। तो ये आपका प्लूरल है, तो इसको देखकर हम लोग क्या मानेंगे, प्लूरल वर्ब मानेंगे। आप यहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे, इज नहीं होगा। और आगे लिखा है दियर टीचर, ये आपका सिंगुलर है, लेकिन वर्ब इसको फॉलो करेगा। क्लियर। और इसी प्रकार जो है आपका जो रूल 16 जो है आपका कंप्लीट होता है। और इसका जो हिंदी अर्थ होगा कि वह जो है साथ ही साथ उनके बच्चे लोग भी क्या है, ईमानदार है। और विद्यार्थी लोग जो हैं साथ ही साथ उनके शिक्षक भी क्या है, मतलब प्रेजेंट हैं, दोनों लोग। और यहाँ से जो है हमारा रूल 16 कंप्लीट होता है। रूल नंबर 17, नॉथिंग बट के बाद नाउन सिंगुलर या प्लूरल रहे, किंतु वर्ब सदा सिंगुलर नंबर में होते हैं। आप देख सकते हो, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट नॉथिंग बट दिखाई देगा और नॉथिंग बट के बाद कोई भी नाउन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो या फिर अनकाउंटेबल हो, उससे मतलब नहीं है। समझे। आपको जब वर्ब का प्रयोग करना होगा तो नॉथिंग बट को देख करके क्या मानिएगा, सिंगुलर। दो एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल है, नॉथिंग बट वाटर ब्रैकेट सीन, ऑप्शन इज या आर। और दूसरा एग्जाम्पल है, नॉथिंग बट ट्रीज ब्रैकेट सीन, ऑप्शन इज या आर। आप देख सकते हैं इस सेंटेंस की शुरुआत नॉथिंग बट से और नेक्स्ट वाले में भी नॉथिंग बट से स्टार्ट हुआ है, जबकि वाटर जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और ट्रीज जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो हमें इस नाउन से मतलब नहीं है, चाहे वो अनकाउंटेबल हो या काउंटेबल हो, मतलब किससे हमको है, नथिंग से। इसको देख करके हम लोग क्या भरेंगे, इज, क्योंकि यहाँ साफ लिखा हुआ है कि नथिंग बट रहने पर वर्ब क्या होगा, सदा सिंगुलर नंबर में होंगे। यहाँ पर इज होगा और इस वाले में भी क्या होगा, हम इज का प्रयोग करेंगे। और दोनों आपका एग्जाम्पल जो है आपका कंप्लीट हो गया। हाँ, इसका जो हिंदी होगा नथिंग बट वाटर, मतलब नथिंग बट वाटर इज सीन, इसका मतलब होगा कि पानी के सिवा कुछ और नहीं देखा गया, वहाँ पर केवल पानी ही देखा गया। और नेक्स्ट वाले का जो हिंदी मीनिंग होगा कि वहाँ मतलब पेड़ों के सिवाय कुछ और नहीं देखा गया, वहाँ पेड़ ही पेड़ देखा गया। समझे। चलिए अब चलते हैं रूल 18।
देयर से आरंभ होने वाले वाक्यों के वर्ब उनके असली सब्जेक्ट्स के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। जो वाक्यों में देयर के बाद प्रयुक्त होते हैं। एग्जाम्पल, यहाँ एक क्वेश्चन है, देयर ब्रैकेट ए बॉय, ऑप्शन है इज और आर। और हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, देयर ब्रैकेट बॉयज, ऑप्शन इज और आर। रूल के अनुसार बोला गया है कि देयर से आरंभ होने वाले वाक्यों के वर्ब उनके असली सब्जेक्ट के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। यानी कि जो सेंटेंस आपका देयर से आरंभ होगा यानी शुरू होगा, वो आपका असली सब्जेक्ट नहीं है। समझे? अभी तक हम लोग जो सेंटेंस का जो शुरुआती जो शब्द होता है उसी को मानते आ रहे थे सब्जेक्ट, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि देयर जो होता है वो आपका असली सब्जेक्ट नहीं है। देयर के साथ आप इज या आर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। समझे? क्योंकि देयर को माना गया है इंट्रोडक्टरी देयर। इसका जो प्रयोग होता है केवल सेंटेंस के फॉर्मेलिटी में है, यानी जहां सेंटेंस इनकम्प्लीट नजर आएंगे उस सेंटेंस को पूरा करने के लिए हम लोग देयर का प्रयोग करते हैं। देयर पर एक टॉपिक भी हम डाल देंगे, इंट्रोडक्टरी देयर के नाम से वो है। समझे? इस चैप्टर के बाद हम लोग जब ये समाप्त करेंगे तो हम एक देयर पर टॉपिक बना कर डाल देंगे। अभी आप ये समझिएगा कि देयर कोई असली सब्जेक्ट नहीं है। अगर सेंटेंस में अगर देयर दिया रहेगा, सेंटेंस का स्टार्टिंग पॉइंट देयर से होगा, तो उसका जो वर्ब मानना होगा उसके बाद आने वाले जो शब्द होंगे, जैसे यह बॉय है, यहाँ बॉयज है, तो ये दोनों क्या हुआ, आपका असली सब्जेक्ट हो गया। ये नहीं है, ये दोनों है। तो ये बॉय मतलब सिंगुलर, तो यहाँ पर इज सिंगुलर है तो इज भरेंगे, और बॉयज मतलब प्लूरल, तो यहाँ पर ऑप्शन आर भी दिया हुआ है तो यहाँ पर आर भरेंगे। समझे? तो ये रहा आपका रूल। दो एग्जाम्पल्स हम लोग और लेते हैं समझने के लिए। एग्जाम्पल नेक्स्ट है, देयर ब्रैकेट नो बुक इन द बॉक्स, उस बक्से में कोई किताब नहीं है, ऑप्शन इज आर, यहाँ बुक सिंगुलर है। और इसी क्वेश्चंस को फिर लिखते हैं हम लोग, बस यहाँ पर बुक्स कर देंगे इन द बॉक्स, ऑप्शन जो है आपका इज और आर। तो उस बक्से में कोई किताब नहीं है, यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पर बुक जो है सिंगुलर है और यहाँ पर बहुत सारी किताबें जो है बक्से में नहीं है, तो ये प्लूरल है। और यहाँ जो वर्ब मानना होगा हम लोग, तो देयर के बाद जो शब्द होगा, जो भी नाउन या प्रोनाउंस होगा, वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। रियल सब्जेक्ट हम लोग का यही है। तो बुक को देख करके हम लोग क्या भरेंगे, इज आर में हमने इज को भर दिया, और नेक्स्ट वाले में भी क्या करेंगे हम लोग, इज आर है ना, यहाँ बुक्स दिया है तो बुक्स को देख करके हम लोग आर भरेंगे। और यहाँ से रूल 18 जो है कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट हम लोग रूल 19 को पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।